हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय एमसीक्यू में। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है क्लास 11th ज्योग्राफी की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। उसमें अभी तक अपने 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा वायुमंडल की ऊपरी सतह पर औसत रूप से प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है 1.94 कैलोरी, बी है 1.49 कैलोरी, सी है 2.49 कैलोरी, डी है 2.94 कैलोरी। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी के द्वारा वायुमंडल की ऊपरी सतह, ठीक है, कौन सी सतह, ऊपरी सतह पर औसत रूप से प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 1.94 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर स्थित है। ऑप्शन ए है उपसौर, बी है अपसौर, सी है विषुव, डी है संक्रांति। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, यानी किस स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर स्थित है। देखो साइड में एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है इसमें कि सबसे पहले देखते हैं उपसौर। उपसौर क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेरीहेलियन, ठीक है। तो उपसौर की स्थिति कब होती है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, यानी ये पृथ्वी है और ये सूर्य है ठीक है। तो इसकी परिक्रमा करते समय अपनी कक्षा में, ये पृथ्वी की कक्षा है, अपनी कक्षा में सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित होती है। सबसे नज़दीक यानी कि यहाँ पर ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो इनके बीच की दूरी अपनी कक्षा में घूमते हुए सबसे नज़दीक की दूरी है ये, ठीक है, जिसको कहा गया है उपसौर। और ये स्थिति देखने को मिलती है हमें 3 जनवरी को, ठीक है, 3 जनवरी को। तो इस टाइम पे पेरीहेलियन के टाइम पे, मतलब जब पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हुए सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, तो इसको कहा जाता है उपसौर। ये 3 जनवरी को इस मतलब ये स्थिति बनती है और इनके बीच की दूरी इस समय पर होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, ठीक है, 70 लाख किलोमीटर। दूसरा इसमें है उपसौर एपीहेलियन, ठीक है। तो उपसौर की स्थिति क्या होती है, वही जैसे जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते समय अपनी कक्षा में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित होती है। यानी देखो, जो उपसौर है उसमें तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम है, और जो अपसौर है उसमें सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। और इस तरह की स्थिति बनती है 4 जुलाई को, ठीक है, 4 जुलाई को। और इस समय पर होती है पृथ्वी और जो सूर्य है इनके बीच की दूरी होती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ठीक है, 20 लाख किलोमीटर। तो इस स्थिति को कहा गया है अपसौर। ऑप्शन सी है विषुव इक्विनॉक्स। ये स्थिति कब होती है, देखो विषुव की स्थिति होती है जब सूर्य जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और जब सूर्य विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत चमकता है, ठीक है, सूर्य की किरणें जब 0 डिग्री अक्षांश पर विषुवत रेखा पर सीधी गिरती है, यानी समकोण बनाती हुई विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है विषुव या इक्विनॉक्स, ठीक है। तो इस तरह की स्थिति हमें साल में 2 बार देखने को मिलती है। एक है 21 मार्च को और एक स्थिति हो जाएगी 23 मार्च को, सॉरी 23 सितंबर को, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर इन दोनों दिन क्या होता है, जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत मतलब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो उस टाइम पे पूरे पृथ्वी पर मतलब दिन और रात की जो लंबाई है वो बराबर होती है, यानी कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो जो 21 मार्च को जो विषुव की स्थिति होती है उसको कहा जाता है बसंत विषुव,
बसंत, विषु। और जो 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे पड़ती हैं यानी समकोण बनाती हैं, तो उस स्थिति को कहा जाता है 23 सितंबर को शरद विषु। एक है संक्रांति। संक्रांति क्या होता है? ये स्थिति पृथ्वी पे 2 बार होती है। कब कब होती है? एक तो होती है 21 जून को और एक होती है 23 सितंबर को, सॉरी 22 दिसंबर को। ठीक है, जब सूर्य की किरणें इसको एक होता है 21 जून, ठीक है, 21 जून जिसको कहा जाता है ग्रीष्म संक्रांति। ठीक है, तो ये स्थिति होती है ग्रीष्म संक्रांति 21 जून को, जब सूर्य की किरणें जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, तो जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं कर्क रेखा पर, उस स्थिति में होता है ग्रीष्म संक्रांति। और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ऐसे ही जब सूर्य और जो 22 दिसंबर को जब सूर्य मकर रेखा पर यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चमकता है, यानी लंबवत किरणें पड़ती हैं मकर रेखा पर, तो ये स्थिति होती है 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को इसको कहा जाता है शरदकालीन संक्रांति। तो शरदकालीन संक्रांति में 22 दिसंबर को क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि संक्रांति क्या है। ये 2 होती हैं, 21 जून को ग्रीष्मकालीन संक्रांति जिसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और दूसरा है 22 दिसंबर को शरदकालीन संक्रांति जिसमें उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा, अपसोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10 करोड़ 50 लाख किलोमीटर, ऑप्शन डी है 16 करोड़ किलोमीटर। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? अभी हमने लास्ट के क्वेश्चन में इसको डायग्राम के साथ में अच्छे से देखा है कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है। ठीक है, और उपसौर की स्थिति हमें देखने को मिलती है 4 जुलाई को। ठीक है, तो कितनी दूरी होती है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है वो कितनी होती है? 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और ये स्थिति होती है उपसौर की। ठीक है, ये होता है 3 जनवरी को। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकट की स्थिति को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अपसौर, बी है उपसौर, सी है वार्षिक सूर्यतप, डी है प्रतिदीप्त वर्त। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकट स्थिति कौन सी है? ये तो हमने अभी लास्ट के क्वेश्चन में 2 बार अच्छे से समझ लिया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका उपसौर, यानी 3 जनवरी को जो स्थिति बनती है। और उपसौर में क्या होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, और ये स्थिति हमें देखने को मिलती है 4 जुलाई को। ठीक है, तो इन दोनों को हमने लास्ट के क्वेश्चन में अच्छे से देख लिया है। अब जो है वार्षिक सूर्यतप यानी इंसोलेशन और प्रतिदीप्त वर्त यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, ये क्या होता है? इनको भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो वार्षिक सूर्यतप क्या होता है? देखो, पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? सूर्यतप या फिर आगामी सौर विकिरण। ठीक है, तो डी है प्रतिदीप्त वर्त। प्रतिदीप्त वर्त क्या होता है कि प्रतिदीप्त वर्त में एक काल्पनिक रेखा होती है प्रतिदीप्त वर्त में, जो दिन और रात को अलग करती है। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और ये है सूर्य। ये पृथ्वी हो गई और ये हो गया सूर्य। ठीक है, तो जो सूर्य जिस पृथ्वी के जिस हिस्से की तरफ, मतलब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की तरफ होता है उधर होता है दिन, और उसका आधा हिस्सा जो पीछे की तरफ होता है वहाँ होती है रात। जैसे ये दिन है, ठीक है, ये एक काल्पनिक रेखा है, और ये पृथ्वी है, और पृथ्वी के सामने, मतलब जो पृथ्वी का हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ होता है दिन, यानी ये वाला आधा भाग है यहाँ होगा दिन, और जो पीछे का भाग है, ठीक है, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं, वो है रात। तो ये जो काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जो दिन और रात को बांट रही है, ये है प्रतिदीप्त वर्त यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन।
तो ऑप्शन डी भी आपको समझ में आ गया। चारों ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। कथन है सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा में भिन्नता के बावजूद भी पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। कारण है सूर्य तप की भिन्नता के प्रभाव को दूसरे कारक जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल संचरण कम कर देते हैं। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए है कथन ए और आर। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या है। बी है कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। सी है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसमें देखो पहले से देख ले, पहले देखते हैं कि कथन क्या कह रहा था कि सूर्य से प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा में भिन्नता के बावजूद भी पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है, इसका क्या कारण है? कारण देखते हैं। सूर्य तप की भिन्नता के प्रभाव को दूसरे कारक जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण, वायुमंडल का संचरण ये कम कर देते हैं। तो ऑप्शन इसका मतलब कारण भी इसका बिल्कुल सही है, ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो इसका हो जाएगा कथन ए सही है और कारण आर इसकी सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि सूर्य जो पृथ्वी की सतह है उस पर सूर्य तप की भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मतलब जैसे हम देखेंगे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, सूर्य की किरणों का नति कोण है और दिन की अवधि है, वायुमंडल की पारदर्शिता है और जो जल और स्थल का वितरण है, ये सभी जो है पृथ्वी पर जो सूर्य तप है उसकी भिन्नता को जो है मतलब प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वर्त पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। बी है समान अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त करते हैं। सी है शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। डी है सर्वाधिक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, यानी सूर्य तप जो है सर्वाधिक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? इसमें पूछा है कि सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी इसमें 3 कथन सही है और एक कथन इसका गलत होगा। पहला था कि उष्ण कटिबंध की अपेक्षा विषुवत वर्त पर कम मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है, तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। कैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के विषुवत वर्त पे क्या होता है कि आर्द्रता की अधिकता के कारण वहाँ पे जो है बादल बनते हैं और बादलों के कारण क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है वो परावर्तित भी होता है और जितना मतलब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है उतना जितने इसको सूर्य तप प्राप्त होना चाहिए इस क्षेत्र में उतना नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है समान अक्षांशों पर स्थित होने के बावजूद भी महाद्वीपीय भाग महासागरीय भाग की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त करते हैं, तो ऑप्शन बी भी सही है। देखो पहला तो क्या हो जाएगा कि समान ही अक्षांश पर जब महाद्वीप और महासागर होते हैं तो इसमें पूछा है कि महासागरीय भाग की अपेक्षा महाद्वीपों पर सूर्य तप अधिक होता है। कैसे? देखो महासागरीय भाग है वहाँ पर जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी यानी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी और बादलों का निर्माण होगा, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से जो सूर्य तप है वो सतह तक नहीं पहुँच पाता है। तो उस वजह से भी जो है महासागरीय भागों में जो सूर्य तप मतलब महाद्वीपों की अपेक्षा कम प्राप्त होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो गया। तीसरा है शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। देखो तीसरा आंसर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, कैसे? ये बोल रहा है कि शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की तुलना में की अपेक्षा अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त होता है। अधिक मात्रा में सूर्य तप प्राप्त नहीं होता, ये होता है कम मात्रा में सूर्य तप की प्राप्ति होती है। कैसे? कि जो शीत ऋतु है उसमें क्या होता है दिन की अवधि छोटी होती है, दिन की अवधि छोटी होती है तो सूर्य तप भी कम प्राप्त होगा
और जो है जिस गोलार्ध में शीत ऋतु होती है वहाँ पे सूर्य की किरणें भी तिरछी पड़ती हैं, जिससे क्या होगा कि वहाँ सूर्य तप भी कम प्राप्त होगा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी गलत है इसका। चौथा है सर्वाधिक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, यानी सूर्य तप की प्राप्ति सर्वाधिक उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी भी इसका सही है। कैसे? क्योंकि जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है वहाँ पे वायुमंडल आकाश मतलब मेघाच्छादित रही रहता है, मतलब वहाँ पे बादल नहीं बन पाते हैं, यानी मेघाच्छादन बहुत कम होता है। तो सूर्य तप प्राप्त सर्वाधिक इन्हीं क्षेत्रों में होता है। तो इसका आंसर सही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धरातल पर सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता के कारक हैं? ऑप्शन ए है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, दूसरा है सूर्य की किरणों का नतिकोण, तीसरा है दिन की अवधि, चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता, पांचवा है स्थल विन्यास। कूट दिया हुआ है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी है 1, 3 और 5, सी है 4 और 5, डी है ये सभी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें पूछा है कि धरातल पर सूर्य तप में होने वाली विभिन्नता के कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला था पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, तो पहला ही आंसर इसका पहला इसका सही है। दूसरा है सूर्य की किरणों का नतिकोण, ये भी सही है। तीसरा है दिन की अवधि, ये भी सही है। चौथा है वायुमंडल की पारदर्शिता और पांचवा है स्थल विन्यास। तो इसके पांचों ही जो कारक हैं वो सही है। इनको हम एक एक करके आगे देखेंगे किस तरह से ये जो सूर्य तप है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। दूसरा है अपसौर तथा उपसौर की स्थिति के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक और न ही दो। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? पहला था कि उपसौर की स्थिति में पृथ्वी को अपसौर की अपेक्षा अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है, तो पहला इसका सही है, क्योंकि उपसौर की स्थिति में जो पृथ्वी है सूर्य के सर्वाधिक निकट होती है, तो ऐसी इस स्थिति में पृथ्वी को सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, तो पहला इसका सही हो जाएगा। दूसरा है अपसौर तथा उपसौर की स्थिति में उस स्थिति के कारण पृथ्वी के दैनिक मौसम पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। देखो, दैनिक मौसम पर अपसौर और उपसौर की स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो दूसरा इसका गलत हो जाएगा। तो सही कथन पूछा है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा है अक्षांश जितना निम्न अर्थात विषुवत की ओर होगा सूर्य की किरणों का नतिकोण उतना ही अधिक होगा। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है न तो एक और न ही दो। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? इसमें पूछा था कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, तो ऑप्शन इसका पहला सही हो जाएगा। कैसे बनाता है? जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। जैसे ये पृथ्वी का झुकाव है और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। तो पृथ्वी का जो अक्ष है वो झुका हुआ है 23.5 डिग्री, ठीक है। और जो समतल कक्ष है इसका पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमण ये बोल रहा है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा से, समतल कक्षा मतलब जो ये वाला जो इससे कोण बनाता है ये बनाता है 66.5 डिग्री का, ठीक है। तो समतल कक्षा से तो 66.5 डिग्री का बनाता है और अक्ष से 23.5 डिग्री का। दूसरा है अक्षांश जितना निम्न अर्थात विषुवत की ओर होगा सूर्य की किरणों का नतिकोण उतना ही अधिक होगा, तो दूसरा भी इसका सही है।
ठीक है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, क्योंकि अक्षांश जैसे 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 अक्षांश जितना मतलब अक्षांश जितना निम्न होगा, सूर्य की किरणों का नतिकोण उतना ही अधिक होगा, और अक्षांश जितना अधिक होगा यानी ध्रुवों की तरफ, ठीक है, ध्रुवों की तरफ, तो सूर्य की किरणों का नतिकोण उतना ही कम होता जाता है। ठीक है, तो दूसरा भी इसका सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? ऑप्शन 1 है इन क्षेत्रों में सूर्य की तिरछी किरणों के कारण, दूसरा है यहाँ मेघावरण सबसे कम पाया जाता है, तीसरा है यहाँ दिन की लंबाई छोटी होती है, चौथा है अभिवहन प्रक्रिया के कारण। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्य तप की प्राप्ति का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, पहला है इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें तिरछी किरणों का कारण, तो पहला इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है यहाँ मेघावरण सबसे कम पाया जाता है, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसका, कि जो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये वाला जो एरिया है उपोष्ण कटिबंधीय, ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर मतलब बारिश कम होती है। ठीक है, और वाष्पोत्सर्जन मतलब अधिक होता है, बट जो वायुमंडल है उसमें आर्द्रता की कमी होती है, तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे बादलों का निर्माण नहीं होता है, मतलब बहुत कम मेघाच्छादन होता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सीधी जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी धरातल पर पहुँचती हैं, और इस वाले भाग को जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है इसको सर्वाधिक गर्म करती हैं, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, और इस चैप्टर के हम बाकी के क्वेश्चन डायग्राम के साथ में और ऐसे ही चारों ऑप्शन को अच्छे से समझते हुए आगे की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।